द्वीप कैसे बने, द्वीप क्या होते हैं वो तो समझ में आता है ना। जैसे आपकी इंडिया है, इंडिया के समझाने का प्रयास किया, क्योंकि मैंने बताया कि ये सारे ज्योग्राफियर के लिए बहुत नया था कि कैसे पर्वत बने, कैसे दुनिया की कई सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे समय के साथ अनेक जलवायु परिवर्तन हुए। ठीक है, जलवायु परिवर्तन होने का मतलब अगर तो इसलिए क्वेश्चन ये भी था कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका कैसे बने, तो इसलिए उन्होंने ये ऐड कर दिया कि आज जैसे ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये आर्कटिक वाला पार्ट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम अपने 7 डेज 7 टॉपिक सीरीज के अंदर ज्योग्राफी की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारी ज्योग्राफी की पहली वीडियो है जिसमें हम 7 डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। ये सीरीज जैसे कि आपको पता है कि हमने शुरू करी है ताकि हम हर सब्जेक्ट के अंदर 7 वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने ला सकें जिसे बहुत बेसिक से लेके एडवांस तक हम उसी वीडियो के अंदर, एक वीडियो के अंदर आपको समझा सकें। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी ज्योग्राफी की वीडियोज की। इस सारी सीरीज के अंदर हमारी जो अप्रोच रहने वाली है वो पहले मैं आपको बता दूं। इसमें हम बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस तक ले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये न सिर्फ बेसिक है, इसमें बेसिक तो हम समझाएंगे ही, जिसमें हर टॉपिक के अंदर वो हर छोटी से छोटी बेसिक चीज बताई जाएगी। उसके साथ ही उस बेसिक को लेकर हम उसी टॉपिक के अंदर बहुत एडवांस में भी चलेंगे ताकि आपको दोबारा से उस टॉपिक के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़े। तो इसका मतलब यह है कि यह वीडियो जो है न सिर्फ उन लोगों के लिए है जो शुरुआत कर रहे हैं अपनी पढ़ाई की, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने कुछ न कुछ पहले पढ़ा हुआ है। इसके अलावा ज्योग्राफी में आपके लिए मैं ज्योग्राफी को बहुत ज्यादा इजी बनाने वाला हूँ। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत ज्यादा साइंटिफिक टर्म्स यूज होते हैं और एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। तो काफी लोगों को आपने देखा होगा कि कई बार जो ज्योग्राफी है हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसे बहुत इजी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूं, ठीक है। और साथ में ये भी कोशिश रहेगी इन 7 डेज जो सीरीज है इसके अंदर उन 7 टॉपिक्स में कि आपको ज्योग्राफी की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा दी जाए, ताकि आप क्या कर सके कि ज्योग्राफी के अंदर जब भी आप अन्य टॉपिक पढ़ें तो उसमें आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि ये हर तरीके के स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो अभी शुरुआत कर रहा हो या पहले से कुछ पढ़ाई कर चुका हो ज्योग्राफी के बारे में। साथ ही साथ आपका रिस्पॉन्स भी मैं देखना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप वीडियोस के बाद अपने कमेंट्स हमें दें ताकि हम इन वीडियो को किस दिशा में ले जा सके, कितना डीप ले जा सके, कौन से सब्जेक्ट को कहाँ तक हम पढ़ाएं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है अपने फीडबैक जरूर। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इन 7 डेज सीरीज के अंदर मैं आपको 7 डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ। जो 7 टॉपिक जो है वो ये है। इसमें हम सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं देखता हूँ इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, काफी ज्यादा इंटरमिक्सिंग है, इस थ्योरी को उसमें मिक्सिंग है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, जो बुक्स के अंदर भी मैंने काफी बहुत देखा है, काफी बुक्स के अंदर ये क्या है कि ये इनको आपस में मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कोशिश रहेगी कि बहुत अच्छे से मैं आपको इसको समझा सकूं ताकि ये जो मेन टॉपिक है ये बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे कोपन, थॉर्विल्ड एंड ट्रिवार्था का जो वर्ल्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है। ठीक है, क्लाइमेट का जो वर्गीकरण है उसके बारे में हम सेकंड वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थर्ड वीडियो जो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे ओशियनिक वेव एवं करंट के बारे में, यानी महासागरीय तरंग और धाराएं। ठीक है, बाइलिंगुअल रहेगा, आप ये ना सोचिए कि इंग्लिश या हिंदी कुछ रहेगा। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज को दोनों लैंग्वेज में समझा सकूं। ठीक है, बेसिकली मोटिव ये रहना चाहिए कि आपकी समझ में आए। तो प्रयास यही रहेगा कि हिंदी या इंग्लिश वर्ड, क्योंकि ऐसा होता है कि ज्योग्राफी के अंदर, क्योंकि ज्योग्राफी इंडियंस ने नहीं लिखी है, ज्योग्राफर्स कई सारे दुनिया के अराउंड जो है डिफरेंट ज्योग्राफर हुए हैं, तो जिन्होंने ज्यादातर टर्म जो है इंग्लिश में दिए हैं। ठीक है, तो अगर हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो बहुत ही ऑकवर्ड से टर्म हो जाते हैं और उनको याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उनके इंग्लिश टर्म भी बताऊं ताकि आपको याद करने के लिए इजी रहे। अल्टीमेटली क्या है कि आपको एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो टिक मार्क करके आना है वहां पे आप हिंदी में समझे या इंग्लिश में समझे वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपके क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वीडियो में हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, जिसे सतत विकास कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट के हिसाब से भी, और ज्योग्राफी में ये बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी की ये 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का भौतिक विवरण। फिर हम भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट अंतिम वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की खेती के बारे में। तो ये हमारा 7 डेज जो मॉड्यूल है उसके अंदर ये 7 टॉपिक्स मैं आपको
पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप जो है फॉलो करिए हमारी 7 डे 7 टॉपिक सीरीज को। ये ज्योग्राफी की सीरीज है। इसके अलावा उत्तराखंड और पॉलिटी हम लोग करा चुके हैं, जिसकी लिंक आपको, जिसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। ठीक है, तो आप पूरे हमारे इस सीरीज को फॉलो करें और इसका फायदा उठाएं। इसके अलावा हमारे अन्य मॉड्यूल भी हैं। हमारा ओनली उत्तराखंड के लिए एक हमने अलग से कोर्स बना रखा है। इसके अलावा हम, अगर आप किसी भी सेंट्रल या स्टेट के अंदर जनरल स्टडीज केवल पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, तो उसका एक अलग से आपको मॉड्यूल मिलेगा। इसके अलावा एमसीक्यूज, क्योंकि देखा गया है कि कई लोग जो है जो खुद तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एमसीक्यूज बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, तो हमने टेस्ट सीरीज डिफरेंट डिफरेंट बना रखी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारा अचीवर्स ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, अचीवर्स ऐप डाउनलोड करके आपको सारे कोर्स वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली वीडियो, जिसमें हम जानेंगे, जिसका मेन मोटिव है ये जानना कि महाद्वीपीय और महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति कैसे हुई। इसका मतलब क्या है, देखिए आप यहाँ पे इस मैप को देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि इसमें डिफरेंट टाइप के कॉन्टिनेंट्स हैं, जिनका एक स्पेशल शेप है। ठीक है, ठीक है, एक विशेष कोई त्रिभुजाकार बना है, कुछ कोण जैसा बना हुआ है। इंडिया को खुद देख लो, तो इंडिया आपको लगता होगा कि इस तरीके से कैसे बना है। ठीक है, हो सकता है गोल बनता, हो सकता है कुछ चौकोर बन जाता, लेकिन ये ऐसे क्यों बना है। तो कई सारे ज्योग्राफर थे जिन्होंने सबसे पहले जब मैप बने तो उसके बाद यही जानने का प्रयास किया कि ये महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति हुई कैसे, कैसे ये महाद्वीपीय बेसिन की कैसे उत्पत्ति हुई। कहने का मतलब है कि डिफरेंट टाइप के जो महाद्वीप है वो कैसे बने। ठीक है, और इनका आकार ऐसे कैसे बना। ठीक है, तो इसकी जो क्यूरियोसिटी थी वो डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफर्स को डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज के ऊपर ले गई, क्योंकि सब ने अपनी थ्योरी में एक अनुमान लगाया, थोड़ी सी साइंस मिक्स करी और अनुमान लगाया, और बाद में अगर बाकी ज्योग्राफर ने भी उसे प्रूफ करा तो वो ठीक हुआ, और कुछ अन्य ज्योग्राफर ने पहले के ज्योग्राफर को रिजेक्ट किया, तो उस तरीके से थ्योरी रिफॉर्म होते गई और डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आई। ठीक है, हम वो सारी थ्योरीज पढ़ेंगे। तो कुल मिला के जो मोटिव है वो यही है कि इनके जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस थे कि कैसे इस तरीके के त्रिभुजाकार हुए, कैसे चौकोर हुए, कैसे डिफरेंट टाइप के शेप बने, तो इनके बारे में जानने के लिए प्रयास किए गए। ठीक है, इस प्रयास में सबसे पहले जो ज्योग्राफर आए उनका नाम है टेलर। ठीक है, और इन्होंने जितने भी क्वेश्चन इनके सामने थे, इन्होंने अपने तरीके से उनका आंसर देने का प्रयास करा। ठीक है, उसमें इन्होंने अनुमान लगाए, इन्होंने डिफरेंट टाइप के साइज का प्रयोग करा, या फिर डिफरेंट जगहों पर गए, उन्होंने देखा किस तरीके से करा, तो इन्होंने एक अपनी थ्योरी दी, जिसे हम कहते हैं इनकी महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना या कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछी जाती है, और ये बहुत पहला प्रयास है। ठीक है, ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले, ये 70-80s की बात है, जब क्या हुआ था कि उस दौरान 18वीं सदी 19वीं सदी के दौरान क्या चल रहा था कि किसी को कुछ नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था। ज्योग्राफी, एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसे खुद डेवलप होने में बहुत टाइम लगा। ठीक है, ज्योग्राफी की अप्रोचेज बहुत ज्यादा अलग हुई। अगर आपने कभी पढ़ा होगा हायर क्लासेस में, मॉडल ऑफ ज्योग्राफी के अंदर आपने ये पढ़ा होगा, तो ज्योग्राफी को एज ए सब्जेक्ट डेवलप होने में ही कई साल लगे। ठीक है, पहले ज्योग्राफर को समझ में नहीं आया कि ज्योग्राफी का बेसिक थीम क्या होना चाहिए, ज्योग्राफी क्यों होनी चाहिए। ठीक है, कोई इसे पॉलिटी की तरफ ले गया, कोई इकोनॉमी से संबंधित, कुछ इतिहास से रिलेटेड बनाने की कोशिश करी गई, बहुत बाद में जाके डेवलप हुई। तो ये जो डेवलपमेंट है ज्योग्राफी से रिलेटेड, ये बहुत रिसेंट डेवलपमेंट है। ठीक है, यानी ज्यादातर आपको ये 17वीं और 18वीं सदी के डेवलपमेंट मिलेंगे, इसके बाद के मिलेंगे। जबकि हिस्ट्री आप देखते होंगे कि 13वीं 14वीं बहुत पुरानी सेंचुरीज की भी हिस्ट्री होती है। ठीक है, तो ज्योग्राफी जो है वेरी रिसेंट टॉपिक्स है, वेरी रिसेंट सब्जेक्ट है, तो इसे इस तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो टेलर जो थे, वापस से टॉपिक में आए, तो टेलर जो थे उन्होंने एक अनुमान लगाया, और अपने अनुमान के हिसाब से उन्होंने जो है एक थ्योरी दी, जिसे हम कहते हैं उनकी महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना। ठीक है, इन्होंने क्या कहा इनकी थ्योरी। ठीक है, आपको सीधे देखिए, इसके अंदर आपको सीधा बेसिक समझना है। ठीक है, इसके अंदर आपको बिल्कुल ये नहीं जाना कि ऐसे कैसे हुआ, वैसे कैसे हुआ। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उनको ये सिर्फ उनका अनुमान है। ठीक है, और इनका अनुमान आज के अनुमान से बहुत अलग हो सकता है, क्योंकि ये एनिशिएंट टाइम के थे। उसके बाद 200-400-500 साल के बाद जब चीजें ठीक हुई, डेवलप हुई, तो आज हमारी समझ में चीजें आती है। लेकिन इनकी समझ में जो चीज आई, इन्होंने उसे कागज पे उतारा और एक थ्योरी दी। ठीक, क्या कहा इन्होंने, देखो, एक चीज सबसे पहले इन्होंने ये कही कि क्रिटिशियस युग। अब ये क्रिटिशियस युग क्या होता है, अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद इसी के अंदर एक ज्योग्राफिकल टाइम स्केल करके होता है वो पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी ये समझिए कि बहुत पहले एक युग था जिसके अंदर इन्होंने ये परिकल्पना की कि जो ये पूरी पृथ्वी है, जो ये बटे हुए हैं, ये सारे बटे हुए हैं, ये जुड़ के केवल दो भाग में थे। ठीक है,
एक ये उत्तर वाला भाग था जिसको इन्होंने लॉरेशिया कहा, और एक नीचे वाला भाग था जिसे इन्होंने गोंडवाना कहा। कहने का मतलब इन्होंने कहा पूरी पृथ्वी जुड़ी हुई है और उसके दो भाग हैं, एक लॉरेशिया है, दूसरा गोंडवाना है। ठीक है। और बाद में इन्होंने कहा कि इसके अंदर ये वाला पार्ट है, यानी ये जिसे हम महाद्वीप कहते हैं, ठीक है, यानी स्थल वाला पार्ट, ठीक है, जो स्थल बना है वो बना है आपका सियाल से। आपने एक वर्ड सुना होगा सियाल, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं सियाल। सियाल का मतलब यहाँ पर होता है सिलिकन, और एल का मतलब होता है एल्यूमिनियम, जो आपने साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है, सियाल। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने कहा कि जो स्थल वाला पार्ट है वो सियाल से बना हुआ है। आपने ये थ्योरी कई बार सुनी होगी, सियाल और सीमा, लेकिन इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि समझ में नहीं आता कि ये सियाल सीमा क्या है। बेसिकली से समझिए, इन्होंने कहा जो ये पूरी पृथ्वी है इसके अंदर जो स्थल वाला पार्ट है, ठीक है, जो लैंड वाला पार्ट है जिसमें हम चल रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है ये सियाल से बना हुआ है, यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। उसके बाद इन्होंने कहा जो ये पानी वाला इलाका, ये समुद्र वाला इलाका है, वो बना हुआ है सीमा से, ठीक है, सीमा से, यानी जैसे यहाँ पे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, वैसे ही यहाँ पे सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन्होंने क्या कहा कि पूरी पृथ्वी एक बनी हुई है, मतलब पूरी पृथ्वी पहले एक थी जिसके दो भाग थे, लॉरेशिया, गोंडवाना, उसके बीच में एक समुद्र था, और जो स्थल भाग था वो बना था सियाल से, और जो समुद्र वाला भाग था वो बना था सीमा से, ठीक है। और इन्होंने एक चीज ये कही कि जो है महासागरीय भाग सीमा से और स्थल भाग जो है सीमा पर तैर रहा है, सॉरी, ठीक है, रिवाइंड करता हूँ। इन्होंने ये कहा कि महाद्वीपीय भाग बना हुआ है सियाल से और महासागरीय भाग बना हुआ है सीमा से, और इन्होंने ये भी कहा कि स्थल भाग सीमा पर तैर रहा है। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि स्थल भाग सीमा पर कैसे तैर रहा है बेसिकली, ठीक है। देखो, हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अलग है। हमें तैरने का मतलब सिंपल ये समझ में आता है कि जैसे पानी के ऊपर जहाज तैर रहा है वो वाला तैर रहा है, ठीक है, नहीं। यहाँ पे इनका कहने का मतलब है, इसे ध्यान से समझना, पृथ्वी एक तो सर्फिशियल नहीं है, सिर्फ पृथ्वी ये ऐसी गोल नहीं है, यानी ये सिर्फ ये सरफेस नहीं है, पृथ्वी कुछ ऐसी है। देखो, अगर ये वाला पार्ट मैं इसे ट्रेंगुलर बना रहा हूँ, ट्रेंगुलर है नहीं, बस समझने के लिए आपके, अगर इस पे अगर हम हैं तो ये इसका स्थल होगा, ठीक है। और इन्होंने कहा ये स्थल बना हुआ है सियाल से, और इसके नीचे इन्होंने कहा ये वाला पार्ट बना हुआ है, ये वाला पार्ट, इसके नीचे वाला पार्ट बना हुआ है सीमा से। अब आप कहोगे, आप अभी तो आपने कहा कि समुद्र बना हुआ है सीमा से, एग्जैक्टली, क्योंकि समुद्र जो है सीमा के बराबर होता है, देखा होगा ना, समुद्र से हमेशा स्थल ऊपर होता है। आप किसी भी समुद्र को ले लें, जैसे इंडियन ओशियन ले लें, इंडिया के पास यहाँ से, तो जहाँ पे स्थल समाप्त होता है उसके बाद नीचे समुद्र शुरू होता है, यानी समुद्र की हाइट जो है हमेशा स्थल से नीचे होगी, इसलिए तो स्थल बचा हुआ है, डूबा नहीं है। तो ये भी, इसकी भी शुरुआत जो है, इस वाले परत की भी शुरुआत होती है सीमा से, यानी समुद्री भाग सीमा से बना हुआ है, उसके अलावा स्थल का निचला भाग भी जो है वो भी सीमा से बना हुआ है। कुल मिला के समझ में आया? तो इसी को इन्होंने कहा, क्योंकि ये सियाल जो है ये सॉलिड है, यानी ठोस अवस्था में है, और ये सीमा जो है कौन सी अवस्था में है, वाटर अवस्था में, लिक्विड अवस्था में है। तो इसलिए इन्होंने इसको एक हाइपोथेटिकली कह दिया कि सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है। समझ में आया? ये वैसे बेसिक नहीं तैर रहा है कि जैसे जहाज तैर रहा हो, इसकी तैरने की रेट बहुत कम होती है, ठीक है, बाद में हम पढ़ेंगे। ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, लेकिन हम इसको बाद में पढ़ेंगे कैसे गलत है। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि ये जो स्थल भाग है ये सीमा के ऊपर जो है नॉर्मली हल्का सा जो है फ्लोट कर रहा है, ठीक, क्लियर हुआ? इसके बाद इन्होंने कहा कि इनका प्रवाह जो है मुख्य रूप से विषुवत रेखा की ओर, विषुवत रेखा का मतलब होता है इक्वेटर, ठीक है, आपको पता होगा, ये अगर पृथ्वी है इसके बीचों बीच वाली लाइन इक्वेटर है। तो इन्होंने, जैसे हमने यहाँ पे देखा, हमने कहा कि लॉरेशिया एंड गोंडवाना है, तो इन दोनों में तैर तो रहे हैं, लेकिन दोनों किस तरफ तैर रहे हैं, इस भूमध्य रेखा की ओर, इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो और उसके बाद इन्होंने कहा कि जैसे ही ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यानी साउथ, ये लॉरेशिया साउथ की तरफ भूमध्य रेखा की तरफ और गोंडवाना भी भूमध्य रेखा की तरफ, तो ये आपस में टकराने से इन्होंने कहा वलय पर्वत बने। अब आप कहोगे वलय पर्वत क्या है? वलय पर्वत मतलब होता है फोल्ड माउंटेन्स, जैसे हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, बाद में हम पढ़ेंगे फोल्ड माउंटेन कैसे बने। लेकिन इन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि लॉरेशिया और गोंडवाना जब टकराए तो उनमें क्या हुए, वलय पड़े, ठीक है, ये दो स्थल अगर टकरा गए आपस में, इनमें ऐसे वलय पड़ गए और ये जो है पर्वत बने, ठीक है, फोल्ड माउंटेन बने। समझाने का प्रयास किया, क्योंकि मैंने बताया कि सारे ज्योग्राफियर के लिए बहुत नया था कि कैसे पर्वत बने, कैसे जो है महासागर बने, महाद्वीप बने, कैसे द्वीप बने, ये सब नया था।
तो इन्होंने इस अपनी थ्योरी में एक सिंपल सी चीज समझाने की कोशिश करी कि पृथ्वी जो है पूरी जुड़ी हुई थी, उसके दो पार्ट थे, लॉरेंशिया और गोंडवाना, बीच में समुद्र था, आपस में तैर रहे थे और दोनों टकराए तो कुछ फोल्ड माउंटेन बने, जिनको हम आज जो है वलय पर्वत या फोल्ड माउंटेन कहते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सिंपल सी बात है। ठीक, चलिए, तो इनकी ये थ्योरी। उसके बाद इन्होंने इनसे जब पूछा गया कि ऐसा क्या कारण है कि ये इक्वेटर की तरफ यानी भूमध्य रेखा की तरफ दोनों तैर रहे हैं, उसका क्या कारण है, उसमें बल कहाँ से, क्योंकि आपने न्यूटन का जो बल का नियम पढ़ा होगा कि कोई भी चीज तब तक स्थिर है जब तक कोई बल ना लगे। देखिए, इसका मतलब अगर ये मूव कर रही है तो कहीं तो फोर्स है, कहीं से तो बल लग रहा है, तो ये बल कहाँ से आया। तो इन्होंने उस बल को समझाने का प्रयास करा कि इन्होंने कहा कि स्थल का जो प्रवाह का कारण है, ठीक है, स्थल का प्रवाह का कारण ज्वारी बल है। अब ज्वारी बल को इंग्लिश में कहते हैं टाइडल फोर्स। टाइडल ज्वारी बल, ज्वार भाटा आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। ठीक है, हालांकि जो आप ज्वार भाटा जानते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 90% लोग उसे गलत जानते हैं। आपने वो किताब में एक बार पढ़ लिया कि समुद्र में पानी का उठना ज्वार और नीचे बैठना भाटा है, तो ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम जो बाद में अगर मैं ज्वार भाटा का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं एग्जैक्टली पढ़ाऊंगा, बहुत डीप और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ज्वार भाटा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे ये समझ में आया कि इन्होंने ये कहा कि जो मूव कर रहे हैं वो किसकी वजह से कर रहे हैं, ज्वारी बल की वजह से, टाइडल फोर्स की वजह से कर रहे हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता है कि जो ज्वार भाटा है, जो टाइडल फोर्स लगता है, वो सूर्य और चंद्रमा के खिंचाव के कारण लगता है। ठीक है, एक बल के कारण लगता है। ठीक, तो इन्होंने उस टाइम पे ये भी कहा कि चंद्रमा उस टाइम पे पृथ्वी के नजदीक रहा होगा, जिससे उसकी ज्वारी शक्ति भी अधिक रही होगी। तो इसने जो है जो लॉरेंशिया और गोंडवाना है उसको खींचना शुरू करा, टकराए और वलय पर्वत बने। ठीक, इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि विस्थापन जो हुआ, एक तो भूमध्य रेखा की ओर हुआ, ठीक है, जैसे मैंने बताया इस तरीके से हुआ, और दूसरा इन्होंने कहा कि पश्चिम की तरफ हुआ, इधर हुआ, वेस्ट की साइड। ठीक है, मतलब एक तो या तो जैसे लॉरेंशिया गोंडवाना दोनों थोड़ी बहुत तो चले भूमध्य रेखा की ओर, थोड़ा इनमें बहाव हुआ वेस्ट की ओर। ठीक है, इतना ध्यान रखना। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जैसे ये मूव करे, ये क्या हुआ, कई भागों में टूट गया, यानी लॉरेंशिया भी और गोंडवाना भी मूव करे, टकराए, टकराते टकराते कई भागों में टूट गए, और जिससे क्या हुआ, अनेक महासागरों का और महाद्वीपों का निर्माण हुआ। ठीक है, अगर मैं सारी स्टोरी को एक साथ समझाऊं, मैं ये समझाने का प्रयास करूं कि टेलर की महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी क्या है। सिंपल सी बात है, इन्होंने ये कहा कि पूरी जो पृथ्वी थी उसके वो पूरा एक पार्ट थी, उसमें मुख्यतः दो पार्ट थे, पहला लॉरेंशिया और उसके नीचे गोंडवाना। दोनों में क्या हुआ, मूवमेंट शुरू हुआ। मूवमेंट किस वजह से हुआ, ज्वारी बल की वजह से हुआ। और मूवमेंट किस तरफ हुआ, दोनों जो मूव करे वो किधर, विषुवत रेखा की ओर मूव करे और थोड़ा बहुत वेस्ट की ओर यानी पश्चिम की ओर मूव करे। ठीक है, ये पश्चिम का कारण क्या रहा है वो हम बाद में समझेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तरी अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, अगर हम मैप देखें, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये वेस्ट की तरफ है थोड़ी सी, तो इसलिए क्वेश्चन ये भी था कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका कैसे बने, तो इसलिए उन्होंने ये ऐड कर दिया कि कुछ तो भूमध्य रेखा की तरफ, इस तरफ हम देख रहे होंगे ना इसमें कि ये यहाँ पे कोई स्थल नहीं है, यहाँ कोई स्थल नहीं है, भूमध्य रेखा के आसपास ही ज्यादातर आपको जो है वो महाद्वीप मिलेंगे और कुछ पश्चिम की तरफ मिलेंगे। तो इन्होंने ये इसमें ये कह दिया कि थोड़ी पश्चिम की तरफ गए और कुछ आपस में टकराए। तो आपस में टकराने से क्या हुआ, अनेक महासागरों का अन्य महाद्वीपों का, महासागरों का निर्माण हुआ। इतनी ही टेलर की विस्थापन थ्योरी है। सिंपल सी बात हुई, क्लियर हो। इनकी आलोचना हुई बाद में, मैंने बताया ना कि शुरू में जो जियोग्राफर थे उन्होंने कुछ आइडियाज दिए, बाद में अन्य जियोग्राफर आए, उन्होंने उनके आइडियाज को रिजेक्ट करा, कुछ नई चीजें और बताई। इनकी आलोचना किस तरफ हुई, इन सबसे पहला तो ये जो हमारी समझ में भी आता है, आपकी समझ में भी आ रहा होगा, कि उस ज्वारी शक्ति में इतनी पावर तो हो नहीं सकती कि वो इन दोनों महाद्वीपों को जो है क्या कर दे, आपस में टकरा दे। ठीक है, ये एक दूसरे की तरफ खींच दे। और कई जियोग्राफर कहते हैं कि अगर इतनी ज्वारी शक्ति होती तो पृथ्वी का घूमना ही रुक जाता। इसी बात है, चंद्रमा अल्टीमेटली क्या है, ये पृथ्वी है, तो इसके चारों ओर घूम रहा, अगर ये इसको मूव करने की पावर रखती तो इसे ये एक पॉइंट पर रोक देती, इसकी गति ही रुक जाती। ऐसा तो कहीं पॉसिबल है नहीं, यानी हाइपोथेटिकल है। दूसरा, आगे जाके हम ऑथर होम्स पढ़ेंगे, ऑथर होम्स की कन्वेक्शन सेल थ्योरी, उसे आप पढ़ेंगे। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी बाहरी शक्ति महाद्वीपों में प्रवाह नहीं ला सकती और ना ही पर्वतों का निर्माण कर सकती, तो इन्होंने सिंपल ऑथर होम्स ने ये कहा कि ऐसी कोई भी बाहरी शक्ति नहीं है जो महाद्वीपों को मूव करा दे या फिर महासागरों का निर्माण करा दे, पर्वतों का निर्माण करा दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो कुल मिला के इनकी थ्योरी को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अभी मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग के तहत इनकी थ्योरी बिल्कुल बेकार थी। ठीक है, ऑल्दो हम इसको बेकार नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि इसी से धीरे धीरे ज्योग्राफर के दिमाग में
वो एक बीज उत्पन्न हुआ जिन्होंने धीरे-धीरे इसी को रिफ़ॉर्म करा। आगे हम वैगनर पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे, तो उसमें भी ये समझेंगे कि जो ज्योग्राफर थे उन्होंने इस आइडिया को बेसिक थीम बना के रखा कि हाँ, लॉरेंस या गोंडवाना थे, फिर टकराए और उसकी वजह से कहीं न कहीं कुछ हुआ होगा। इनकी जो कमियाँ थी, जैसे इन्होंने ज्वारी शक्ति बताया, उसको वो बाद में जाके रिमूव करेंगे, उसमें कुछ नया ऐड करेंगे, लेकिन बेसिक थीम यही रहता। तो कुल मिला के ये पहला प्रयास था ज्योग्राफी के अंदर समझाने का कि कैसे महाद्वीप बने, कैसे महासागर बने। ठीक है, पहला प्रयास था और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी था, लेकिन हाँ, बहुत सारी कमियाँ भी थी क्योंकि सबसे नया था, राइट? उसके बाद आए हमारे वैगनर साहब, ठीक है? वैगनर ने अपनी एक थ्योरी दी जिसे हम कहते हैं महाद्वीपीय प्रवासिता यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर। ठीक है, कब दी? 1908 से 1912 के बीच में इन्होंने टाइम लिया। कुल मिला के 1912 में फाइनली इन्होंने बताया था और 1908 से इन्होंने रिसर्च करना शुरू करा। ठीक है, इन्होंने भी जो टेलर हैं उनकी थीम को ही अपनी थीम रखा। कहने का मतलब है जैसे टेलर ने बताया कि पृथ्वी एक थी, फिर टूटी, फिर उस तरीके से महाद्वीप बने, तो इन्होंने भी उसी को समझाने का प्रयास किया, उसी में ऐड ऑन करना शुरू किया। लेकिन एक चीज जो इनकी थ्योरी में इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अपनी जो थ्योरी थी उसका एक मुख्य आधार जलवायु परिवर्तन को बताया। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो थ्योरी आई थी 1908 से 1912 के टाइम पे आई, जिस टाइम पे जलवायु परिवर्तन दुनिया के ज्योग्राफर्स के सामने चैलेंज था। ठीक है, सबको ये समझ नहीं आ रहा था कि जो जलवायु परिवर्तन है ये क्या है, क्यों है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। कई सारे लोग जो है जलवायु परिवर्तन पर विचार कर रहे थे। तो उस टाइम पे इन्होंने एक थ्योरी दी। तो इनकी जो थ्योरी थी उसमें जलवायु परिवर्तन को, क्योंकि इन्होंने जलवायु पे बहुत ज्यादा रिसर्च करी, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे भी इनकी थ्योरी में कि उन्होंने अलग अलग जगहों पे गए, वहाँ की जलवायु को देखा, तो उसके आधार पे भी इन्होंने अपनी थ्योरी का निर्माण करा। तो इस पे ये ध्यान देना है टेलर और इनके जो वैगनर है इनकी थ्योरी में डिफरेंस क्या है कि इन्होंने जो है जलवायु परिवर्तन को एक आधार बनाया। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा कि सबसे पहले जब ये जलवायु परिवर्तन को देखने गए, अलग स्थानों पर देखने गए, तो इन्होंने पाया कि भूमंडल पर कई अनेक अनेक क्षेत्र हैं, ऐसे ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे ये ज्ञात होता है कि पृथ्वी पर, ठीक है, मतलब टाइम के साथ क्या हुए, अनेक जलवायु परिवर्तन हुए। आगे हम पढ़ेंगे कैसे हुआ। कुल मिला के ये गए, सर्च करने गए और इन्होंने ये देखा, कुछ अपने रिसर्च में ये पाया कि दुनिया की कई सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे समय के साथ अनेक जलवायु परिवर्तन हुए। ठीक है, जलवायु परिवर्तन होने का मतलब, अगर आपको थोड़ी बहुत जलवायु और वेदर में डिफरेंस समझ में आता है, कई लोगों को ये लगता है कि मौसम और जलवायु एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, मौसम इक्वल टू जलवायु है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, मौसम क्या होता है? मौसम एक बहुत शॉर्ट टर्म के लिए कहने का मतलब है 1 घंटे के लिए भी हो सकता है, 1 हफ्ते के लिए हो सकता है, मतलब बहुत कम समय के लिए जो परिवर्तन होता है वायुमंडलीय दशाओं में, उसे कहते हैं मौसम। जैसे अभी धूप आ रही है, थोड़ी देर में बारिश आ गई, तो वो मौसम परिवर्तन है। लेकिन जलवायु परिवर्तन ऐसे नहीं होता। जलवायु दशाएं निर्धारित होती है एक बहुत लंबे समय के आधार पर, जैसे 100 साल, 200 साल, ऐसे एक लंबे समय तक किसी स्थान की जलवायु वायुमंडलीय दशाओं को नोट करा जाता है कि यहाँ पे गर्मियों में इतना तापमान, ठंड में इतना तापमान, बरसात इतनी, ये सब नोट करा जाता है। उसके बाद उसको एक नाम दे दिया जाता है कि इस यहाँ जो है ए टाइप की जलवायु है या बी टाइप की जलवायु, वो हम कोपन और थारवेल्ड में पढ़ेंगे। तो कुल मिला के ये मान लो कि जलवायु जो है कई लंबे समय जो है एक लंबे समय के बाद जो वायुमंडलीय दशाएं होती है उनके आधार पर जलवायु का निर्धारण होता है। और वहीं जो है मौसम जो है बहुत क्षणिक चीजें, ठीक है, 1 मिनट के अंदर भी या कुछ मिनट के अंदर भी जो है मौसम परिवर्तन हो सकता है। तो इन्होंने, मैं बताया कि जलवायु परिवर्तन के ऊपर शोध करा, ठीक है, और इन्होंने ये बताया कि अनेक स्थान पृथ्वी पर ऐसे हैं जिनमें समय के साथ साथ जो है जलवायु परिवर्तन हुए। इन्होंने ये माना कि कार्बोनिफेरस युग, अब पहले टाइम स्केल में चलते हैं, वहां पे हमने देखा था, वहां पे भी जो है मेजोजोइक और कार्बोनिफेरस इन युगों, क्रिटेशियस वहां पे एक वर्ड यूज हुआ था, उसकी बात हुई थी पहले। यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक हट के मैं ज्योग्राफिकल टाइम स्केल आपको समझा देता हूँ ताकि आपके ये बीच बीच में जो टर्म आ रहे हैं वो आप समझ पाओ। ठीक है, ये देखो, ये होता है जियोग्राफिकल टाइम स्केल। इसमें क्या होता है, इसमें ये मेन 4 चीजें, ये उन्हें एरा है, पीरियड है और एपॉक है। इसको हिंदी में कहते हैं, इसको कहते हैं कल, इसको कहते हैं युग, इसको कहते हैं काल, इसको भी हिंदी में काल ही कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं बताया ना कि जो ज्योग्राफर थे वो तो या तो ब्रिटिशर्स थे, ज्यादातर ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे, तो इन्होंने या तो हिंदी में दिया या लैटिन में वर्ड दिए। ठीक है, लेकिन सॉरी, या तो इंग्लिश में दिया या लैटिन में दिया, हिंदी में किसी ने वर्ड नहीं दिए। लेकिन बाद में हमने चेंज करने की कोशिश की, तो लगभग हमारे पास 2-4 ही वर्ड थे, तो हमने वो दे दिया। ठीक है, जैसे कल दे दिया, युग दे दिया, काल दे दिया, फिर हमें समझ नहीं आया, तो वो एक काल नहीं है। अगर आप इसको इंग्लिश में याद कर सको तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आपकी ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो इवन इसमें सबसे बड़ा है,
ठीक है, सबसे बड़ा है। कहने का मतलब है जैसे ये फेनोलोजोइक एक इयन है, इसके अंदर आप देख रहे होगे इसके 1, 2 और 3 एरा है। ठीक है, 3 युग है फेनोलोजोइक में। उसके बाद एक एरा में 3 अलग अलग पीरियड है, इसमें 3 अलग अलग पीरियड है, इसमें कई सारे पीरियड्स है। फिर जैसे एक क्वाटरनरी पीरियड है तो इसमें 2 एपॉक है। और आज हम जो है, अगर हम कहें कहाँ हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि फेनोलोजोइक एओन के, सिनोजोइक एरा के, क्वाटरनरी पीरियड के, होलोसिन एपॉक में। समझ में आई बात? तो सबसे बड़ा मात्रक जो है इसमें एओन है, उसके बाद एरा है, फिर पीरियड है, एपॉक है। अब आते हैं यहाँ पे कार्बोनिफेरस, क्रेटेशियस आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ तक हेडियन, आर्कियन, प्रोटोजोइक, यहाँ तक कोई ह्यूमन हिस्ट्री नहीं थी, कुछ नहीं था। फाइनली फेनोलोजोइक एओन में आके चीजें शुरू होती हैं, जिसमें एरा जो है पहले पैलियोजोइक आता है, जिसमें कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, ये कार्बोनिफेरस। ठीक है, यहाँ से फिर परमियन, ट्राइएसिक, जुरासिक। जुरासिक पार्क आपने मूवी देखी होगी जहाँ पे डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे। उसके बाद क्रेटेशियस, पैलियोजिन, नियोजोइक और क्वाटरनरी। ठीक है, ये समझ में आया? तो इसी में जो है कार्बोनिफेरस जो युग बताया गया, ये कार्बोनिफेरस यहाँ पे है। ठीक है, यानी पैलियोजोइक एरा का एक पीरियड है कार्बोनिफेरस। राइट, इतना समझ में आया? कुल मिला के एक टाइम स्केल होता है, इसमें जो वर्डिंग आती है, आप, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा इसकी। ठीक है, आपको लिंक मिल जाएगा उसमें, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, बाद में समझ में आ जाता है कि हाँ कैसे। ठीक, वापस से टॉपिक में आते हैं कि वैगनर थे। वैगनर ने जलवायु परिवर्तन के आधार पर एक तरीका देखा कि किस तरीके से जो उनका लक्ष्य था, एक महाद्वीप और महासागर कैसे बने, उसको निर्धारित करने का प्रयास करा। टेलर की थ्योरी का भी थोड़ा बहुत इनमें प्रयोग करा। ठीक है, तो इन्होंने बेसिक वही चीज कही जो टेलर वहां पे कहते हैं। इन्होंने ये कहा कि कार्बोनिफेरस युग में जो है पूरा स्थल जो है, यानी पूरी पृथ्वी जो है, वो एक एक भाग थी। यानी ये पूरी पृथ्वी है, इसमें एक बड़ा सा एक ही भाग था। ठीक है, और इसको इन्होंने जो एक एक बड़ा भाग है, इसको इन्होंने नाम दिया। इन्होंने कहा इसका नाम था पेंजिया। ठीक है, पेंजिया नाम याद रखना। और इसके चारों एक बहुत बड़ा महासागर था, जिसको इन्होंने नाम दिया पेंथेसाला। ठीक है, सिंपल सी बात आई। इन्होंने क्या कहा, पूरा पृथ्वी एक थी, जैसे टेलर ने कहा था पूरी पृथ्वी एक थी, 2 पार्ट हो गए, लॉरेंशिया गोंडवाना, फिर आपस में टकराए और फिर टूट के जो है विभिन्न जो है महाद्वीप के महासागर बने। इन्होंने भी सेम चीज लगभग वैसी कही, पूरी पृथ्वी एक थी, उसका नाम था पेंजिया। पेंजिया के चारों ओर बड़ा सा महासागर है, उसे कहा पेंथेसाला, ऐसा कुछ। ठीक है, ये देखो, ये पेंजिया है और ये आपस में जो बहुत बड़ा महासागर है, ये पेंथेसाला है। ठीक है, फिर इन्होंने बाद में ये कहा कि धीरे धीरे जो है इसमें मीजोजोइक काल के अंदर, ठीक है, या मीजोजोइक, ठीक है, मीजोजोइक अभी हमने पढ़ा दिन, ये है मीजोजोइक। ठीक है, तो इस मीजोजोइक के काल के अंदर ये 2 भागों में टूट गया। कौन से 2 भाग? सेम जो उन्होंने बताए, लॉरेंशिया और गोंडवाना। ठीक है, और लॉरेंशिया और गोंडवाना के बीच में ये टेथिस सागर बन गया। ठीक है, अगर आपने हिमालय का निर्माण एनसीईआरटी में पढ़ा होगा तो वो यही कहता है कि लॉरेंशिया गोंडवाना थे, बीच में टेथिस सागर था, दोनों आपस में टकराए और टेथिस सागर ऊपर उठा, हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, तो वैसे ही इन्होंने कुछ समझाने का प्रयास किया कि इन्होंने कहा मीजोजोइक काल में जो पूरी पृथ्वी पेंजिया था, वो टूटी, 2 भाग बने। एक भाग था लॉरेंशिया, दूसरा था गोंडवाना, और बीच में बन गया टेथिस सागर। ठीक है, फिर उन्होंने कहा, जो उस टाइम पे टेलर ने कहा था कि जो स्थल भाग है वो सियाल से बना है। मैंने समझा दिया कि कैसे सियाल, इसको ऐसे नहीं समझना है कि पानी है उसके ऊपर पृथ्वी तैर रही, ऐसा नहीं है। वो तैरना बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल है। ठीक है, तो स्थल भाग उन्होंने कहा सियाल से बना है, और समुद्री भाग सीमा से बना हुआ है, और बिना किसी रुकावट के सियाल जो है सीमा के ऊपर तैर रहा है। वही बिल्कुल टेलर वाले कॉपी पेस्ट। ठीक, आगे चलकर इन्होंने कहा कि पेंजिया का विभाजन हो गया, और उसी के परिणाम स्वरूप महाद्वीपों और महासागर प्राप्त हुए। आप कहेंगे ये तो वही हो गया, आपने कॉपी पेस्ट मार दिया, लेकिन नहीं, उन्होंने कुछ चीजें उसमें ऐड करने का प्रयास करा। क्या ऐड करने का प्रयास किया? देखो, एक तो इन्होंने ये कहा कि जो हमने देखा था कि टेलर ने थ्योरी तो दी थी, लेकिन उनकी आलोचना जो सबसे बड़ी ये थी कि जो प्रवाह के लिए बल का प्रयोग हो रहा था, उन्होंने कहा कि ज्वारी बल का प्रयोग हो रहा है, जिसको लेके काफी ज्यादा संशय था। ठीक है, तो इन्होंने भी यही कहा कि इन्होंने कहा जो भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह हो रहा है, ठीक है, यानी इनका प्रवाह इस भूमध्य रेखा की ओर हो रहा है, उसका कारण है प्लवनशीलता। ठीक है, जिसे बियोंसी फोर्स कहते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, वहां पे बियोंसी का यूज होता है। ठीक है, कुल मिला के बियोंसी फोर्स कुछ नहीं है, पानी के ऊपर कोई चीज तैर रही हो एक तरीके से, तो उसके नीचे जो है बियोंसी यानी प्लवनशीलता बल का प्रयोग होता है। ठीक है, प्लवनशीलता बल लगता है, उसकी वजह से, जैसे आपने वो भी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल पढ़ा होगा कि अगर आप किसी कागज के जहाज को पानी के ऊपर रख दो तो वो चलने लगता है, किस वजह से? वो प्लवनशीलता बल की वजह से। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि जो
नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से अगर ये स्थल मूव हो रहे हैं तो किस वजह से मूव हो रही है, इस प्लवनशीलता बल की वजह से, बियोंसी फोर्स की वजह से। एक चीज इन्होंने और ऐड करी। दूसरा हम ये पढ़ चुके हैं कि इन्होंने कहा था ज्वारीय बल की वजह से, तो ये इन्होंने एज इट इज रहने दिया। इन्होंने कहा हाँ सूर्य और चंद्रमा के जो ज्वारीय बल है उसकी वजह से एक दूसरे की तरफ मूव हुए हो। ठीक है। और ये चीज भी टेलर बता चुके थे कि इनमें जो विस्थापन हुआ, जो प्रवाह हुआ, एक तो था भूमध्य रेखा की ओर, दूसरा था पश्चिम की ओर। ठीक है, इधर की ओर, दूसरा इधर की ओर। ठीक है, ऑलमोस्ट ज्यादातर चीजें इन्होंने टेलर की कॉपी करी। एक चीज ने और बताया, इन्होंने अ, बताया कि जैसे वहां पे टेलर थे, टेलर ने सिंपल इतना बताया कि लॉरेंशिया गोंडवाना टकराए, बीच में वलय पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ। ऐसे ही कुछ इन्होंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन दूसरे वे में, क्योंकि आपस में टकरा के जो वलय पर्वत बनने की धारणा है, कई ज्योग्राफर ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, तो इन्होंने एक नई चीज बताई। इन्होंने कहा कि जब इस तरीके से ये लॉरेंशिया है, ये गोंडवाना है, ये वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बना है सियाल से, और ये यहाँ समुद्र की जो सतह बनी है ज्यादातर बनी है सीमा से। तो यहाँ से ये जब मूव होगा तो सियाल सीमा से टकराएगा। ठीक है, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से है कि ये स्थल है जहाँ हम रह रहे हैं, और स्थल का ऊपरी भाग, ये वाला भाग बना है सियाल से, और समुद्र थोड़ा नीचे से होता है क्योंकि स्थल ऊपर है होता है समुद्र के, तो ये पूरा भाग बना है सीमा से। ठीक है, तो अब ये जब मूव करेगा तो नीचे से घर्षण लगेगा सीमा का। ठीक है, सीमा में बता चुका हूँ सिलिकेट एंड मैग्नीशियम होता है, तो इसको ये मत सोचना क्या है, तत्व होता है कुछ। ठीक है, ये मान लो किसी ठोस ऐसे पदार्थ से बना होता है जो सॉलिड है। तो इन दोनों में आपस में घर्षण हुआ, जो वेगनर बता रहे हैं, वेगनर ये बता रहे हैं कि जब इनमें मूव हुआ, ये इधर की तरफ वेस्ट की तरफ मूव हुए, तो सीमा से टकराव की वजह से क्या हुआ, इन स्थलों में मोड़ आ गए, इस तरीके से मोड़ आ गए। ठीक है, दोनों में घर्षण हुआ तो मुड़ गए। इन किनारों में मुड़ने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे ये जो नॉर्थ की ओर, मैंने बताया ना कि दो ही महाद्वीप नॉर्थ की ओर गए, एक नॉर्थ अमेरिका, दूसरा साउथ अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में इधर इस वाले साइड निर्माण हुआ रॉकी का, और साउथ अमेरिका में निर्माण हुआ एंडीज का। ठीक है, जिसको कहते हैं एंडीज। एंडीज, रॉकीज और एंडीज क्या है, पर्वतमाला, जैसे हिमालय पर्वतमाला है वैसे ही है। थोड़ी सी मैप में दिखाता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ पे है, अगर आप अपने मैप खोलेंगे अपने हिसाब से तो उसमें आपको दिखेगा, तो यहाँ पे लिखा है रॉकी माउंटेन्स ये, और यहाँ पे लिखा है एंडीज। ठीक है, तो वैगनर बता रहे हैं कि रॉकी और माउंटेन, एंडीज माउंटेन कैसे बने, कि ये जो है पूरा का पूरा महाद्वीप वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ आया। इसमें ये क्योंकि ये समुद्र है, सीमा से बना हुआ है, दोनों में टकराव हुआ, टकराव होने की वजह से इनकी स्थल में यहाँ इन किनारों पर मोड़ आ गए, जिससे बने रॉकीज और एंडीज। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद इन्होंने कहा कि महाद्वीपीय भागों में भूमध्य रेखा की ओर आने से तैतीस सागर में मोड़ पड़ गया, हिमालय। समझ में आ गया, जहाँ तैतीस सागर हिमालय, हिमालय का निर्माण आपने पढ़ा होगा कि लॉरेंशिया और गोंडवाना एक दूसरे की तरफ आए, भूमध्य रेखा की तरफ आए, टकराए, और तैतीस सागर में मोड़ पड़ गई, हिमालय का निर्माण हुआ। तो वही चीज उन्होंने भी कही है कि महाद्वीपीय भागों में भूमध्य रेखा की ओर आने से तैतीस सागर में मोड़ पड़ गई, जिससे पर्वत श्रेणी की रचना हुई, बीच में जो हिमालय पर्वत श्रेणी वगैरह है उनका निर्माण हुआ। सिंपल सिंपल। उसके बाद इन्होंने एक चीज और कही, विशेषकर द्वीपों को लेके। इन्होंने कहा इसमें, ठीक है, अगर मैं इसे हटा दूं, इन्होंने कहा क्योंकि द्वीप कैसे बने, द्वीप क्या होते हैं वो तो समझ में आता ना, जैसे आपकी इंडिया है, इंडिया के यहाँ पे बगल में छोटे छोटे जैसे लक्षद्वीप और मालदीव, ऐसे छोटे छोटे द्वीप। तो ये छोटे छोटे द्वीप कैसे बने, इसमें इन्होंने ये अपना सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा ऐसा हुआ कि जब ये मूव कर रहे हैं वेस्ट की तरफ, इधर की तरफ, या फिर ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये मूवमेंट के कारण नीचे इसमें थोड़ा घर्षण हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, कुछ पार्ट हल्का हल्का टूट गए और पीछे रह गए, और वही जो है द्वीप बन गए। बहुत ही सिंपलिस्टिक इन्होंने थ्योरी दे दी कि इन्होंने कहा महाद्वीप में बहाव के दौरान जो हिस्से टूटकर पीछे रह गए थे वो छोटे बड़े द्वीप थे। बहुत सिंपलिस्टिक थ्योरी दे दी। ठीक है, चलिए एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, टेलर था, टेलर ने क्या कहा, टेलर ने सबसे पहले कहा कि पूरा जो पृथ्वी है वो पहले एक थी, लॉरेंशिया, नीचे गोंडवाना, और ये दोनों मूव हुए, इसकी वजह से मूव हुए, ज्वारीय शक्ति की वजह से मूव हुए, और बीच में जो है टकराने की वजह से वलय पर्वत बन गए। सिंपल इतना। वेगनर आए, वेगनर ने कुछ चीजें और ऐड करी। वेगनर ने कहा कि ये जो है पहले पूरा एक था, जिसे हम ये कह रहे थे पेंचिया, और इसके चारों तरफ समुद्र था जिसे हम कह रहे थे पैंथेसाला, पैंथेसाला। ठीक है, और ये सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है। कैसे तैरता है वो मैंने बता दिया, एग्जैक्टली वो तैरना नहीं, हाइपोथेटिकल है।
तैर रहा है, जिसकी वजह से इनमें मूवमेंट हुई भूमध्य रेखा की तरफ, तो दोनों आपस में टकराए, जिस वजह से टेथिस सागर जो बीच में बना था उसमें मोड़ आए, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला बनी। वेस्ट की तरफ अब ये जो जा रहे थे उनमें सीमा से टकराव के कारण यहाँ रॉकी बन गया, यहाँ एंडीज बन गया। ठीक है, और द्वीप कैसे बने? द्वीप ने कहा सिंपली जब ये मूव कर रहे थे तो कुछ हिस्से टूट कर पीछे रह गए, वो द्वीप बने। सिंपल, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इतनी ही है वैगनर की थ्योरी। ठीक है, सिंपल सी बात, इसको कंफ्यूज नहीं करना। अब इनके सिद्धांत के पक्ष में कुछ लोगों ने प्रमाण दिए, इन्होंने भी स्वयं कुछ प्रमाण दिए जो सही भी हैं। मैंने पहले भी बताया कि ये जो है एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे जो जलवायु परिवर्तन पर जो है रिसर्च कर रहे थे। तो इन्होंने जलवायु परिवर्तन के दौरान जो जो इनको साक्ष्य मिले उन्हें ही इन्होंने जो है सबसे पहले ऐड करना शुरू करा। जैसे इन्होंने ये दिया, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि आज अगर इन महाद्वीपों को जोड़ दिया जाए तो वापस से पेंजिया का रूप दिया जा सकता है। ठीक है, ये समझ में आता है आपके? देखो, अगर इसको उठा के, इस वाले पार्ट को उठा के मैं यहाँ पे जोड़ दूं तो ये आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जुड़ जाएगा। वैसे ही अगर इस वाले पार्ट को देखो इधर जोड़ दिया जाए तो ये पूरा पार्ट एक साथ जुड़ जाएगा। तो कुल मिला के वैगनर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आज के जो महाद्वीप है इनको सबको एक साथ जोड़ दिया जाए तो वापस से पेंजिया खड़ा किया जा सकता है। यानी कुल मिला के ये डेफिनेटली जो थे पहले एक ही थे। ठीक है, हालांकि कुछ पार्ट नहीं मैच कर पाएंगे, लेकिन हाँ हाइपोथेटिकली मैच करते ही यह हम मान सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि तटों के में भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है। इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, यहाँ पे इसमें जोड़ के भी दिखाया गया। देखो, साउथ अमेरिका को अफ्रीका के साथ जोड़ा जा सकता है, यहाँ इंडिया वाले अंटार्कटिका, ये सारे जोड़े जा सकते हैं। तटों को में भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है, इसका क्या मतलब होता है? देखो, ऐसा समझने का प्रयास करो। मैंने क्या कहा कि इसको इसके साथ जोड़ा जा सकता है, यानी ये पहले एक रहे होंगे, यानी इन दोनों में कनेक्शन होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ। अगर हम देखें आज भी तो यहाँ की जो वनस्पति है वो लगभग यहाँ के जैसी पाई जाती है, जो वैगनर ने भी सबसे पहले नोट करा। ठीक है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है वो वनस्पति लगभग यहाँ पे भी पाई जाती है। यहाँ पे जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो यहाँ पे भी पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं या पाए जाते थे। ठीक है, दोनों चीजें पॉसिबल हो सकती है। अब पाए कैसे जाते थे? उनके जो है क्या मिलेंगे आपको? स्केटलिंग मिलेंगे, यानी उनके पुरानी हड्डियां इस तरीके से डायनासोर्स की मिले। ठीक है, ऐसा भी तो है ना कि डायनासोर अगर साउथ अफ्रीका में थे तो यहाँ अफ्रीका कैसे पहुंचे? बीच में तो क्या था? सागर था। इसका मतलब अगर डायनासोर यहाँ भी पाए गए, यहाँ भी पाए गए, इसका मतलब ये तो एक था। समझ में आती बात? इस तरीके से इन्होंने क्या कहा कि तटों में भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है। वो तटों की वनस्पतियों में हो सकती है, वो वहाँ के जंतुओं में हो सकती है। एग्जाम्पल भी लिखा है, जैसे स्कैंडिनेविया में लेमिंग नाम का जंतु पाया जाता है, वो यूरोप में भी पाया जाता है। ठीक है, स्कैंडिनेविया यहाँ पे पड़ता है कुछ। ठीक है, ये वाला पार्ट स्कैंडिनेविया, जहाँ पे ग्रीनलैंड है, इसके बाद इसको इधर वाला पार्ट, छोटे छोटे स्कॉटलैंड और ये वाला फिनलैंड वाला पार्ट, इसको कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। 2-3 कंट्री इसमें आती है, स्कॉटलैंड, फिनलैंड और आई थिंक नॉर्वे, ये 3 मिला के इनको स्कैंडिनेवियन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो जंतु है वो यूरोप में भी पाए जाते हैं, जबकि इनमें गैप है, समुद्र है बीच में। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल इन्हें देने का प्रयास करा। ठीक है, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं बनाना है इसको, सिंपली समझना है कि वैगनर ने कुछ साक्ष्य दिए। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि सबको एक साथ जोड़ा जा सकता है। दूसरा, इनके तटों में एकरूपता पाई जा सकती है, यानी जो वनस्पति इस तट पे पाई जाती है वो यहाँ भी पाई जा रही है, ये पाई जाती थी। जो जंतु यहाँ पाए जाते थे वो यहाँ पे पाए जाते हैं, यानी पहले ये डेफिनेटली जुड़े हुए थे। ठीक, प्राचीन जलवायु साक्ष्य, जलवायु संबंधी साक्ष्य कैसे थे? आज के टाइम पे ये नोट करा गया, बाद में जाके जितने भी क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे या ज्योग्राफियर थे उन्होंने ये नोट करा कि आज जैसे ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये आर्कटिक वाला पार्ट है, तो आर्कटिक में आज जो है 6 महीने रात रहती है और 6 मंथ यहाँ पे दिन रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत हैवी बर्फ है, बहुत ज्यादा बर्फ है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके से अगर हमेशा यहाँ बर्फ रही है तो किसी भी तरीके से यहाँ पे वनस्पति तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है। लेकिन इस पे जब रिसर्च करना शुरू किया तो ये पाया गया कि आर्कटिक में भी गहराई पे जाने पर क्या पाए जाते हैं? ओल्ड पुरानी वनस्पतियों के साक्ष्य पाए जाते हैं। यानी एक टाइम पे आर्कटिक के नीचे, आर्कटिक में जो है वो जंगल हुआ करते थे, इस तरीके के साक्ष्य पाए गए। तो आर्कटिक में जंगल कहाँ से आए? तो आर्कटिक तो बिल्कुल क्या है, बर्फ से ढका हुआ है। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक टाइम पे आर्कटिक कहीं ना कहीं इधर होगा, भूमध्य रेखा के आसपास हुआ होगा, और ये जो है धीरे धीरे मूव करा होगा नॉर्थ की ओर। तो ये जो है आर्कटिक कहीं ना कहीं यहाँ पाएगा। लेकिन फिर इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है वैगनर के साथ, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये तो मध्य रेखा की ओर आए। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा भी देखा गया कि ये जो इक्वेटर वाले आसपास की कंट्रियां हैं, खासतौर पर जैसे सारा डेजर्ट है जहाँ पे रेगिस्तान है, जहाँ पे
पेड़ पौधे वनस्पति संभव नहीं है। सहारा डेजर्ट में भी अगर खुदाई करें देखें तो वहां भी वनस्पतियों के साक्ष्य पाए गए। इसका मतलब है कि एक टाइम पे सहारा डेजर्ट नहीं होता था, कहीं वो ऐसी जगह पे था जहां बहुत सारी वनस्पतियां होती थी। तो कुल मिला के ऐसे कई इन्होंने प्राचीन जलवायु संबंधी साक्ष्य दिए, जिससे ये समझ में आता है कि हाँ वास्तव में महाद्वीप जो है वहां पे जहाँ पे आज है वहां पे तो नहीं थे, कहीं और जगह पे थे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इन्होंने अपने सिद्धांत के पक्ष में साक्ष्य दिए। ठीक है, उसके बाद इनकी कुछ कमियां ज्योग्राफर ने निकाल के दी बाद में, कि फिर रिसर्च हुई, कुछ ज्योग्राफर ने इनकी कमियां निकाल के दी। जैसे इन्होंने कहा कि महाद्वीपीय के प्रवाह के लिए बल उपयुक्त नहीं, ये फोर्स वाला जो है हमने देखा टेलर में भी था, वैगनर में भी था, क्योंकि उन्होंने अलग से कुछ फोर्स ऐड नहीं करा था, उन्होंने वही ज्वारीय शक्ति और इन्होंने बस एक वो प्लवनशीलता वाला बग बियोन्सी फोर्स ऐड करा, उसके अलावा कुछ करा भी नहीं था। ठीक है, तो एक तो एक में थी। दूसरा, इन्होंने सियाल के ऊपर जो सियाल का सीमा के ऊपर बहने का सिद्धांत है वो गलत है। कि हमें पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर कि आज मॉडर्न ज्योग्राफी है वो क्या मानती है। आज भी कई लोग ये मानते हैं, क्योंकि वो एनसीईआरटी में लिख दिया गया ना पुराना कि सियाल सीमा के ऊपर तैर रही है, तो हम ये मान के चलते हैं कि सियाल सीमा के ऊपर तैर रही है वगैरह। ऐसा है नहीं एक्चुअल में। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी को 3 भागों में मेनली हम बांटते हैं। ऊपर वाला पार्ट आपने पढ़ा भी होगा, इसको कहते हैं क्रस्ट। ये वाला पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं मेंटल, और ये नीचे वाला पार्ट होता है जिसको कहते हैं कोर। ठीक है, मेंटल वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसका ऊपरी पार्ट जिसको अपर मेंटल या ऊपरी मेंटल कहते हैं, ये बना होता है हल्का सा लिक्विड। ठीक है, ये जलीय अवस्था में, जल बेसिकली जल नहीं है, ऐसा समझो कि बहुत सारे तत्व थे जो पिघल गए हैं। पिघल क्यों गए हैं? क्योंकि बहुत नीचे है, नीचे जाने की वजह से गर्मी बढ़ गई है तो पिघल गए। तो ये वाला पार्ट लिक्विड हो गया है, और ये बना हुआ है सीमा से, और ये सरफेस जो बनी होती है वो बनी है सियाल से। ठीक है, इसको हम कहते हैं या तो क्रस्ट कह लो, या फिर इसमें ये इसे कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल जो होता है हमारी सरफेस से 200 किलोमीटर नीचे तक गहराई तक। तो और ये मेंटल वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को कहते हैं एस्थेनोस्फीयर, जिसे हम कहते हैं हिंदी में दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल। तो कायदे से यानी जो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि रादर देन कि हम ये कह रहे हैं कि सीमा के ऊपर सियाल तैर रहा है, ये कहने के बजाय ये कहा जाना चाहिए कि एस्थेनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल के ऊपर स्थल मंडल तैर रहा है। क्योंकि दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर लिक्विड फॉर्म में है और स्थल मंडल सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे सियाल सीमा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि पूरी क्रस्ट सियाल से नहीं बनी, पूरी मेंटल सीमा से नहीं बनी हुई है। एक तरीके से जो मॉडर्न ज्योग्राफी इसको मानती है कि सियाल के ऊपर जो सीमा बह रही है ये सिद्धांत ही गलत है। ठीक है, सॉरी, सीमा के ऊपर जो सियाल बह रही है वो पूरा सिद्धांत गलत है। उसके अलावा इनकी थ्योरी में जो कमी थी वो ये थी कि जो पर्वतों के निर्माण के लिए इन्होंने जो टकराव बताया, घटना बढ़ना बताया, कुछ द्वीप का निर्माण के लिए जो भी बताया, वो सारा जो है गलत है। वो हम बाद में पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक के अंदर कि वास्तव में कैसे जो है ये पर्वत पठार और ये ज्वालामुखी या फिर द्वीप कैसे बने, वो हम बाद में जाके आगे जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो सिद्धांत दिया कि महाद्वीपों का उत्तर में पश्चिम में इस तरीके से बहाव होता है, ये सिद्धांत गलत है। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि उत्तर में बहे होंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको ये बताया कि जो आर्कटिक है, आर्कटिक वाले पार्ट में जो है आज तो बर्फ है, लेकिन पहले यहाँ पे वनस्पतियां पाई गई। ठीक है, पुरानी वनस्पतियों के साक्ष्य पाए गए। इसका मतलब ये जो आर्कटिक वाला एरिया है कहीं ना कहीं ये नीचे की तरफ था। अगर नीचे था तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं क्या था, उत्तर की ओर भी बहाव था। ठीक है, तो जो भूमध्य रेखा की ओर आने वाली जो थ्योरी थी वो तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाती है। इसके अलावा फिर आप देखेंगे कि अगर जैसे ये वाला पार्ट है अफ्रीका, ये वाला इंडियन वाला पार्ट है, तो आपको इसमें देखिएगा इंडिया वाला पार्ट ऊपर की तरफ मूव हुआ है, तो इसका मतलब ये सिर्फ न कि उत्तर बल्कि उत्तर पूर्व की तरफ मूव हुआ है। तो इस तरीके से ये केवल उत्तर या केवल दक्षिण या केवल पश्चिम में जो बहने की उन्होंने बात कही वो सिद्धांत गलत है। ठीक है, कुल मिला के इनकी कमियां समझ में आ गई, इनकी थ्योरी समझ में आ गई। और मैंने पहले ही आपको बताया जिन्होंने भी थ्योरी दी, चाहे टेलर हो या वैगनर हो या जिनने भी थ्योरी दी, उनकी अपनी एक सक्सेस रही। ठीक है, जैसे सबसे पहले टेलर ने एक कॉन्सेप्ट शुरू करा कि सारी जो पूरी अर्थ है एक थी, जो आज भी सही मानी जाती है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ेंगे इसमें क्या कमियां ऊपर नीचे था, लेकिन कुछ न कुछ उन्होंने बीज बोया। उसी तरीके से वैगनर की भी कुछ उपलब्धियां रही। जैसे उन्होंने जो महाद्वीपों को बहाव का सिद्धांत है, फ्लोटिंग का सिद्धांत है, वो सही दिया। जैसे मैंने आपको ये समझाया कि हालांकि उन्होंने ये कहा कि सियाल जो है सीमा के ऊपर तैर रहा है, ये गलत है। जबकि असल क्या है,
स्थल मंडल जो है वो दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रहा है, लेकिन कुल मिला के वो बहने वाली बात तो बिल्कुल सही करी इन्होंने। ठीक है, पेंजिया का सिद्धांत सही है, पेंजिया मतलब पूरी अर्थ एक थी, जो टेलर ने भी कही थी, वो सिद्धांत सही है। उसके अलावा महाद्वीप के बहाव के पक्ष में दिए गए साक्ष्य सही है। कौन से साक्ष्य? वनस्पति वाले साक्ष्य। कौन से साक्ष्य? वो जंतुओं वाले साक्ष्य की जो जंतु इधर है वो वहां भी था। वो साक्ष्य जो है बाद में ज्योग्राफर की जो है उससे काफी सारी हेल्प हुई। तो कुल मिला के वैगनर भी टेलर भी अपने तौर पर कहीं ना कहीं सक्सेसफुल थे। कुछ बहुत कमियां थी जो बाद में जाके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर जो है वो पूरी हुई। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है इसे हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, हमने जो अपनी ज्योग्राफी की जो शुरुआत करी है आज हमने पढ़ लिया उसमें टेलर की थ्योरी। ठीक है, टेलर का जो महाद्वीप विस्थापन थ्योरी थी वो थी, और उसके अलावा वैगनर की थ्योरी, दो थ्योरी हम उसे पढ़ चुके हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आगे हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको बताना है, मैंने पहले भी कहा कि आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप फीडबैक दिए कमेंट में कि कैसी आपको ये वीडियो लगी, क्या आप रिफॉर्म चाहते हैं, कितना आप डीप चाहते हैं, कितना आप सरफेशियल चाहते हैं, क्या चाहते हैं, तो वो अपनी फीडबैक हमें जरूर दीजिए। इसके अलावा हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।